नमस्कार, दिस प्रकाश कुमार, द फैकल्टी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ डू डू, कैसे हैं आप सभी। तो आइए, आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज हम कुछ खास लेकर आए हैं और ये खास आप सभी के लिए होगी। ये खास उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो इंटरमीडिएट कर रहे हैं, ये खास उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ये खास उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो पीजी भी कर रहे हैं। और मैं अंततः ये भी कह दूं, फाइनली मैं ये भी कह दूं, ये खास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इंस्पेक्टर बनने की सपना देखते हैं और कहीं ना कहीं इंग्लिश में एक कमी रहने की वजह से इंस्पेक्टर बनने की जो सपना है वो अधूरा रह जाता है। ये वो सेशन है, आप देख पा रहे होंगे, एसएससी एग्जाम्स जो 2025 यानी 2025 जो एग्जाम है कवर कर रहा है किसको किसको, देखिएगा, सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल। ये तीन ऐसे एग्जाम्स है, हालांकि ये तीन एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हैं एमटीएस आपका यूं निकल जाएगा, स्टेनो भी निकल जाएगा और ये सब कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी भी इंग्लिश एग्जाम्स में बैठे वो सब कुछ आपका क्लियर होगा। और ये एसएससी सीजीएल एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में यानी कि भारतीय सरकार में आप इंस्पेक्टर बनने के काबिल हैं, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, एक्साइज इंस्पेक्टर हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, नारकोटिक ऑफिसर्स हो, या फिर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो, या फिर स्टाफ सिलेक्शन ऑफिसर्स हो। ये सारे ऑफिसर्स जो भारत सरकार के थ्रू और ये एसएससी सीजीएल के थ्रू जो ज्वाइंट होते हैं, जो उसकी ज्वाइनिंग होती है, वो सब कुछ मिलने वाला है। तो हर दिन आप इस सेशन से जुड़ा कीजिए और अपनी कमेंट्स जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा क्या ये सेशन हर दिन लाया जाए और कैसा अप्रोच रहा, ये अप्रोच कितना इजी रहा और कितना आसान रहा, ये सब कुछ आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें पैसे नहीं मिलते हैं और ना ही किसी प्रकार की कोई हमें असिस्ट मिलते हैं। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशंस मिलते हैं और भी ज्यादा बेहतर वीडियोस लाने के लिए। तो आप समझ पा रहे हैं। तो आइए, मैं शुरुआती दौर में सीजीएल के क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये सीजीएल क्वेश्चंस 2023 से लेकर आया है, यानी कि जो भी 2022 और 2025 में 2023 में जो पूछा गया है वो सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं और उस पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करूंगा। यानी कि ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन ए ही क्यों, ऑप्शन बी गलत है तो ऑप्शन बी ही क्यों गलत है, यानी कि ये सारे ऑप्शंस पे हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है बूस्ट जरूर होगी। तो विदाउट फर्दर ado, let's get started the question and that are asked in the SSC CGL exams. So let's get started and be positive and be energetic to learn something new from me in terms of the CGL exams. चलिए, पहले आप थंबनेल देख लीजिए, उसके बाद मैं आता हूं अपने काम पर। देख पा रहे हैं थंबनेल क्या लिखा है, अब की बार, पेन ले लूं थोड़ा, कहता है अब की बार आखिरी बार, आखिरी बार ऐसा बताया जा रहा है। क्यों, ये यहां पर देखिए क्या कह रहा है, अब होगा इंग्लिश का डर खत्म। निश्चित रूप से डर खत्म होगा, आप हम पे यकीन बना रहे हैं, आप हमसे जुड़े रहे, निश्चित रूप से डर खत्म होगा जी। तो चलिए, आज ये प्रैक्टिस सेट आपका 1 है, प्रैक्टिस सेट आपका 1 है जो कि आज हम लोग करने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं जी। आइए, क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया जी, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है जी। क्या है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या कहता है, दिस इज द बुक, ये वही किताब है, होम आई वॉन्टेड टू बाई, दिस इज द बुक, यहां पर कह रहे कि ये वही किताब है, दिस इज द बुक, ये वही किताब है। द बुक का मतलब ये डिफिनिट कर दिया, यानी कि ये वही किताब है आई वॉन्टेड टू बाई, जिसको मैं खरीदना चाहता हूं। लेकिन यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन आपका हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम दे दिया है। ये रिलेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं जी, हु, दैट, विच, ये सब के सब आपके रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं। और उसमें जो एक हु है आपका, हु, ये शब्द को जानते होंगे, ये है हु, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। हु आपका है सब्जेक्टिव केस, क्या है जी, सब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम, क्या होता है, हुम, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस।
और आप जानते हैं कि सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के तौर पे और ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के तौर पे। यहां पर ये जो हु है इसमें एक और खास बात है कि ये समबडी के लिए आता है, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए आता है। लेकिन ये जो दिस है, दिस इज द बुक, ये वही किताब है, यानी कि एक किताब की बात कर रहा है, एक पुस्तक की बात कर रहा है। और पुस्तक आपका नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि निर्जीव वस्तु का, यानी कि नॉन लिविंग थिंग है। तो जब नॉन लिविंग थिंग है तो आप हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम यूज कीजिएगा क्या? नहीं, हमारे पास नॉन लिविंग थिंग के लिए हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है विच। क्या है जी? विच। जो लोग एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट हैं, जो लोग द जॉब सीकर हैं, who are the job seeker, the students who are the job seeker of the SSC CGL, they are completely known to this fact, which is used for non-living things and who is used for living things. Whom is the objective case relative pronoun who, but which is the same case, which is the same case, which has the same quality, just like if you talk about the objective case, and which has the same quality just like you want to talk about subjective case। यानी कि सब्जेक्टिव केस में which आपका which ही रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी which आपका which ही रहता है। मगर who आपका सब्जेक्टिव केस में who तो रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आपका whom हो जाएगा। लेकिन ये जो who है ये आपका लिविंग थिंग के लिए है और which जो है आपका नॉन लिविंग थिंग के लिए है। which आपका व्यक्ति के लिए भी आता है, मगर हु आपका नॉन लिविंग थिंग के लिए कभी भी नहीं आएगा। यानी कि ये जो बुक है, इस बुक के बारे में कह रहा है और हम सभी लोग जानते हैं कि बुक आपका नॉन लिविंग थिंग है। जब नॉन लिविंग थिंग है तो हु तो आएगा ही नहीं, और हु नहीं आएगा तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम भी नहीं आएगा। तो यहां पर आना क्या चाहिए? विच आना चाहिए। और चूंकि ये हमें यहां पर ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है, जिसको हम खरीदना चाहते हैं, जिसको हम खरीदना चाहते थे पास्ट में, ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है। तो विच का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? ये विच आपका सब्जेक्टिव केस भी है और ऑब्जेक्टिव केस भी है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? होम की जगह विच लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? विच। अब ये सेंटेंस सही हुआ, दिस इज द बुक, ये वही किताब है विच आई वॉन्टेड टू बाय, जिसको मैं खरीदना चाहता था। है सवाल ये छोटा, लेकिन बहुत ही आपका माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, माइंड डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है, अनसेटलिंग क्वेश्चन है। समझ गया? तो ये ध्यान देना होगा। ये चूंकि हमारा एरर का क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं कि कहां पर एरर है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इन्हीं में से एरर चूज करना है जी। द बुक में एरर है क्या? वांटेड टू बाय में एरर है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, हुम में एरर है, यानी कि हुम आपका नहीं होना चाहिए, इसलिए करेक्ट आपका आंसर होगा सी। यानी कि सी में एरर है, इसलिए सी ही आपका आंसर होगा। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा कहां गया जी? एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया। टीयर 2 यानी कि मेन से पूछा गया। कब पूछा गया जी? आपका 26 अक्टूबर को पूछा गया। 26 अक्टूबर को, यानी कि 2023 यानी कि 2023 के 10 अक्टूबर को, आई एम सॉरी 26 अक्टूबर को, यानी कि 26 अक्टूबर को यह सवाल पूछा गया। तो आप देख पा रहे हैं कितना ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके सीजीएल एग्जाम में पूछा है। ऐसा नहीं है कि जो सीजीएल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उन्हें बड़ा ही टफ क्वेश्चन पूछता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा पूछता है, माइंडली पूछता है और बड़ा इजी पूछता है। बस प्रैक्टिस ना होने की वजह से सीजीएल जैसे एग्जाम्स में हम लोग डर जाते हैं, मगर डरने की जरूरत नहीं है। आप देखते जाइए, हमारे साथ जुड़िए, सीजीएल जैसे एग्जाम्स के इंग्लिश के पेपर आपके लिए इजी बनता जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या चलिए चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी। थोड़ा सा बोर्ड लैगिंग कर रहा है, इसलिए पेन बार बार रुक जा रहा है। चलिए, एवरीवन, एवरीवन यानी कि हर कोई। एवरीवन क्या है जी आपका? एवरीवन आपका प्रोनाउन है, और वो भी कौन प्रोनाउन? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ऐसा प्रोनाउन के जिसके बारे में मालूम ही ना हो। एवरीवन हर कोई के बारे में बात कर रहा है। अब हर कोई में कौन कौन आएगा मुझे नहीं मालूम। हर कोई में सब कोई आ सकता है, वो सब कोई आ सकता है जिनके बारे में हम भी नहीं जानते हैं। एवरीवन यानी कि हर कोई। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट यानी कि हर किसी को रेस्पेक्ट करना चाहिए। शुड क्या दिखाता है जी? शुड ऑलवेज शोज द एडवाइस,
एडवाइस को हमेशा शुड दिखाता है, यानी कि सलाह देगा। तो एवरीवन, हर किसी को, एवरीवन का मतलब हर किसी को रेस्पेक्ट करना चाहिए अपने पेरेंट्स की। सवाल यह है, हर किसी को अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जब रेस्पेक्ट करना है हर अपने पेरेंट्स को, हर किसी को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना है, तो एवरीवन में तो हर कोई आ गया, लेकिन इस एवरीवन में देखिए स्टूडेंट्स, देखिए गाइस, इस एवरीवन में हो सकता है बॉयज भी होंगे, हो सकता है गर्ल्स भी होंगे, लेकिन हमारी जो कंट्री है पुरुष प्रधान देश है। जब जेंडर क्लियर ना हो इंग्लिश में, तो हम मेल जेंडर को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मेल जेंडर के हिसाब से हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? तो मेल जेंडर के हिसाब से हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हीज होगा। क्या होगा जी? हीज होगा। जब जेंडर क्लियर ना हो इंग्लिश में, हमारा देश जो है पुरुष प्रधान देश है, यानी कि मेल जेंडर को ज्यादा ही प्रेफर किया जाता है, मेल जेंडर को ज्यादा ही क्या तवज्जो दिया जाता है। इसलिए जब इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर क्लियर ना हो, तब उस कंडीशन में हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हीज जो है वो सिंगुलर समबडी के लिए आपका आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। और यहाँ एवरीवन में हर कोई आता है, हर कोई में तो लड़की भी होती है, लड़का भी होता है। तो हम कैसे क्लियर करें कि यहाँ पर लड़के के लिए हर लिख दूं और लड़का के लिए हिज लिख दूं? यानी कि इस एवरीवन में कोई भी आपका जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। जब जेंडर क्लियर ना हो, उस कंडीशन में इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव मेल वाले को प्रीफर करते हैं, और मेल वाले में कौन होगा? हिज। और हर में क्या होगा जी? हर नहीं होगा, हिज होगा। ये आपका हिज हो गया और ये आपका हर हो गया। ये आपका मेल को मेल पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये आपका फीमेल पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो जब जेंडर क्लियर नहीं आता तो मेल को प्रीफर करते हैं, इसलिए दोज की जगह पर क्या होगा जी? एट द प्लेस ऑफ दोज वी मस्ट पुट पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, यानी कि यहां पर आना चाहिए हिज, ठीक ना? यानी कि एरर यहीं पर है। अब सेंटेंस हमारा हुआ एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, यानी कि हर किसी को अपने माता पिता की आदर करनी चाहिए। अब ये कहां पर एरर है? क्या एल्डर में एरर है क्या जी? एल्डर तो है नहीं, यहाँ पर पेरेंट्स के माता पिता की बात है, तो एल्डर तो है ही नहीं। ये तो आपका एरर है ही नहीं, ठीक ना? पेरेंट्स, यहां भी एरर नहीं है, एल्डर नाम का कोई चीज ही नहीं दिया, तो यहां भी एरर नहीं है, यहां भी एरर नहीं है। रेस्पेक्ट के बाद यहां पर दोज लिखा है, जबकि यहां पर होना चाहिए था हिज, इसलिए एरर कहां है जी? तो सी में आपका एरर है, इसलिए सी वुड बी द करेक्ट आंसर। एंड सी फॉर चांद के पार चलो। Actually, I should not speak this way. But sometimes, whenever you start speaking and whenever you start quoting options just like A, B, C, and D, and you would feel that this is going to be blurred. This is going to be blurred. To make that option clear to the student, we must put a story. We must put a story at the end of letter, English letter. Understood? So let's get started and let's move on to the next question. ये आपका आंसर सही होगा जी, क्योंकि यहां पर हिज आना चाहिए, लगा दिया दोज, इसलिए यहीं पर आपका आंसर है, यानी सी नंबर ऑप्शन में आंसर है जी। अब ये पूछा कहां गया? देखिए SSCGL टियर 2 यानी कि मेन से पूछा गया, और ये भैया आपका कब पूछा गया जी? 26 अक्टूबर को, जो कि 2023 की बात है, यानी कि 2023 की। आगे बढ़ जाए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? दे वर मैरिड, वे लोग शादीशुदा थे। दे वर मैरिड यानी कि वे लोग शादीशुदा थे। हैप्पीली यानी कि बड़े खुशहाली से शादीशुदा थे। बिफोर किसके पहले? सी क्विट हर जॉब। क्विट का मतलब होता है रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब त्याग देना, या फिर रिनाउंस ना भी लिखे तो आप बोल सकते हैं डिसओन। डिसओन का मतलब त्याग करना, या फिर फोरसेक भी लिख सकते हैं, फोरसेक भी आप लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि ये क्विट जो है, क्विट का मतलब क्या होता है जी? इन सब का मतलब होता है त्यागना। मैं यहां पर ऐसे अगर मैं सर्किल दे दूं तो इन तीनों का मतलब क्या होता है? त्यागना। क्या होता है जी? त्यागना, त्यागना। अब ये क्विट जो वर्ब है, इसका V2, V1 यानी कि V2 यानी कि V3, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं जी? सेम होते हैं। यानी क्विट का फर्स्ट फॉर्म भी क्विट, सेकंड फॉर्म भी क्विट,
and the last one that is third form is also the same and that is quit, QUIT, quit. समझ गए? तो यही आपका ऑप्शन होने वाला है. अब यहां पर कह रहा है कि they were married happily, वे लोग शादीशुदा थे. कैसे? हैप्पीली थे. लेकिन ये आपका देवर जो मैरिड है वे लोग शादीशुदा थे पास्ट में. ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ एक्शन नहीं है. और जब स्टेट ऑफ बीइंग होता है तो एडवर्ब हमारा मेन वर्ब से पास्ट पार्टिसिपल से पहले होता है. ये एसएससी के स्टूडेंट सभी लोग जानते होंगे. यानी कि ये जो मैरिड है ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है. क्या जी? पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल जब होता है स्टेट ऑफ बीइंग में तब हमारा एडवर्ब जो होगा वो हमारे पास्ट पार्टिसिपल से पहले होना चाहिए, यानी कि मैरिड से पहले होना चाहिए. कैसे होना चाहिए? दे वर हैप्पीली मैरिड होना चाहिए. टेक्निकली कैसा होना चाहिए? दे वर हैप्पीली मैरिड, यानी कि वे लोग बड़े ही खुशी से शादीशुदा थे. कब? बिफोर सी क्विट हर जॉब, जब उसने अपनी जॉब छोड़ी, यानी कि जब उसने अपनी नौकरी छोड़ी उसके पहले से वे लोग बड़े ही खुशहाली से शादीशुदा थे. अब ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग है, इसलिए एडवर्ब जब भी आएगा पास्ट पार्टिसिपल से पहले आएगा और पास्ट पार्टिसिपल हमारा मैरिड है इसलिए मैरिड से पहले आना चाहिए. यहां पर एरर है क्योंकि यहां मैरिड के बाद हैप्पीली दिया है जो कि टेक्निकली गलत है. तो यहां पर एरर कहां है? तो देखा जाए एरर कहां है जी. यानी कि ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी में एरर होना चाहिए. बी कहां पर है? बी यहां पर है, यानी कि ए नंबर ही आपका सही आंसर होगा क्योंकि यहीं पर एरर है, बी में एरर है. और बी कहां पर दिया है? ए में दिया है, इसलिए ए ही आपका सही आंसर होगा. ए ही आपका सही आंसर होगा. ए वुड बी द करेक्ट आंसर बिकॉज ए हैज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी जो है ए के पास है. समझ गए? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं जी. अब देखिए कहता है द स्पीकर एम्फेसिस. यहां पर बहुत ही माइनर एरर है जी, माइनर एरर है और वो भी एक इंग्लिश लेटर का एरर है. लेटर का जो आपका लेटर होता है ना 26 उसमें एरर है. देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन एरर बड़ा ही माइनर है. द स्पीकर एम्फेसिस इज द प्रेजेंट डे. स्पीकर का एम्फेसिस देखिए मैं हिंदी बता रहा हूं आपको, क्वेश्चंस भी समझा रहा हूं. एक्चुअली में उस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है जी. कहता है द स्पीकर एम्फेसिस यानी स्पीकर का ये जो अपस्ट्रॉफी एस लगा है ये रिलेशन शो करता है. रिलेशन शो करता है तो इसका सेंस होगा का. एम्फेसिस ये स्पीकर एम्फेसिस का मतलब स्पीकर का. स्पीकर का क्या? एम्फेसिस. एम्फेसिस का मतलब होता है जोर, जोर या फिर स्ट्रेस, तनाव. ये तनाव जोर क्या होता है मैं समझाऊंगा. अभी फिलहाल देखिए स्पीकर का जो तनाव है वो किसके ऊपर है? ऑन द प्रेजेंट डे, यानी कि वर्तमान के प्रॉब्लम है. यानी कि स्पीकर की जो तनाव है, स्पीकर का जो जोर है, यानी स्पीकर ने जिस बात पर प्रायोरिटी दिया है वो किस पर है जी? ऑन द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, यानी कि वर्तमान की समस्या पर है. दैट का मतलब होता है जो. दैट का मतलब होता है जो दैट आर बीइंग फेस्ड, जिसको फेस किया जा रहा है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव में फेस किया जा रहा है, सामना किया जा रहा है किसके द्वारा? बाय ऑर्डिनरी मैन, यानी कि ऑर्डिनरी मैन का मतलब साधारण लोगों के द्वारा फेस किया जा रहा है. और साधारण लोग कहां के हैं? ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के. एरर यहां पर यह है कि एम्फेसिस का मीनिंग यहां पर रॉन्ग लिखा है. एरर में एम्फेसिस का मीनिंग रॉन्ग लिखा है जबकि होना क्या चाहिए था. देखिए मैं यहां लिख देता हूं एम्फेसिस. ये एक हमारा वर्ड है, ये एक्चुअली में होता है नाउन और इसका मतलब क्या होता है जी? स्ट्रेस. स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है. इसका मतलब क्या होता है जी? स्ट्रेस होता है. यानी कि इसका मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस को बोल सकते हैं जोर. जब किसी बात पे जो जोर देते हैं ना उसी शब्द को बोला जाता है स्ट्रेस और उसी शब्द को बोला जाता है एम्फेसिस. लेकिन एम्फेसिस में एस लास्ट में है और इस यहां क्वेश्चन में SI दे दिया है, SI दे दिया है. क्वेश्चन देखिए लॉन्ग है लेकिन एरर नाम मात्र का है. एरर नाम मात्र का, यानी कि यहां पर एस जो है एक्स्ट्रा ये नहीं होना चाहिए जबकि एरर यहीं पर है. देखिए एसएससी ने किस प्रकार से चालाकी किया है. इतना लिटिल एरर दिया है कि कोई स्टूडेंट इसको पहचान नहीं सकता.
यानी कि वर्ड मीनिंग का एरर है, यहां पर डबल एस नहीं होना चाहिए, केवल सिंगल एस होना चाहिए। यानी कि यहां पर सुपरफ्लुअस है, यानी कि डबल एस आकर सुपरफ्लुअस कर दिया है, जो कि एसएससी में अप्लाइड नहीं है। तो एरर कहां होना चाहिए हमारा, ऑप्शन देखते हैं। एम्फेसिस हमारा यहां है ना, यहां पर डबल एस लगा है, जो कि डबल एस नहीं आना चाहिए। तो एरर हमारा क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर डी में। इसलिए आवर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। आवर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज एम्फेसिस हैज ओनली वन एस आफ्टर द लास्ट सिचुएशन। यानी कि यहां पर एक एस होना चाहिए, डबल एस नहीं होना चाहिए, और यहां पर डबल एस लगा दिया है, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। देखिए, और ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, वो इतना माइनर क्वेश्चन था, लेकिन देखिएगा कहां पूछा है। देखिए, ध्यान दीजिए, एसएससी सीजीएल टीयर 26 दिसंबर 2023, यानी कि 26 दिसंबर 2023, यानी कि 2023 में पूछा है जी। ऐसा भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे थे। ऐसा नहीं है कि सीजीएल इतना बड़ा एग्जाम है तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन टफ ही मिलेगा। कुछ बहुत ही माइनर क्वेश्चन होते हैं, माइनर मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, माइनर लिटिल मैं बोल सकता हूँ माइनर एरर वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसको पूछकर एग्जामिनर आगे निकलता है, और हम सभी लोग उसी में गुम रहते हैं कि क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। बात समझ गए। अब आइए आगे देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। यहां देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दे वॉन्ट टू लिव, दे वॉन्ट टू लिव, दे वॉन्ट टू लिव, यानी कि वे लोग रहना चाहते हैं। वॉन्ट टू लिव, रहना चाहते, जैसे कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो टू अमेरिका। आप भारत में रहना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू लिव इन इंडिया। आप शादी करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, ऐसे बोला जाता है। आप जॉब लेना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू गेट अ बेटर जॉब इन द इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट में आप बेटर जॉब लेना चाहते हैं, अच्छा नौकरी लेना चाहते हैं। तो वहां पर एस्पिरेशन दिखाने के लिए, यानी कि नेसेसिटी दिखाने के लिए, वहां पर हम लोग वांट का यूज करते हैं, एस्पायर वांट का यूज। दे वांट टू लिव, यानी कि वे लोग रहना चाहते हैं। कहां रहना चाहते हैं, इन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर रहना चाहते हैं ना। तो जब भी फ्लोर की बात आती है तो हमारा होना चाहिए प्रेपोजिशन ऑन द फ्लोर। ऑन द फ्लोर हमारा प्रेपोजिशन होना चाहिए, और यहां पर प्रेपोजिशन इन लगा है, यहां पर प्रेपोजिशन इन लगा है, जो कि सरासर गलत है। तो हमारा सही प्रेपोजिशन क्या होना चाहिए, होना चाहिए टेक्निकली ऑन, दिया है आपका इन, इसलिए एरर यहीं पर है। ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग होना चाहिए, दिया है इन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, यानी कि एरर आपका प्रेपोजिशन का है और ये एरर इन का है। अब देखते हैं कि इन किस ऑप्शन में है। दे वॉन्ट टू में यहां पर इन नहीं है, ऑफ दिस बिल्डिंग इसमें भी इन नहीं है, नो एरर भी नहीं है, क्योंकि यहां पर एरर पकड़ लिया तो नो एरर तो होगा ही नहीं। लिव इन द फ्लोर, इन द फर्स्ट फ्लोर दिया है, यानी इन यहां पर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी में इन दिया है, इसलिए डी ही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसी में एरर है, ऑप्शन नंबर डी में ही एरर है, इसलिए डी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दैट हैज बीन गोइंग ऑन, our correct answer would be D option, because D has in the floor, actually at the place of in the floor, we must put on the floor. Okay, to show the condition that you are living on the floor, you must put preposition on with that. समझ गए। यानी कि फ्लोर की जब भी बात आएगी प्रेपोजिशन ऑन आएगा, इन नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में ही आपका एरर है जी। और ये देखिए कब पूछा गया है, एसएससी सीजीएल टीयर 2, यानी कि मेंस में पूछा गया है, सीजीएल के मेंस में। और अभी कब पूछा गया जी, सब ताजा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ, टीयर 2 का है, यानी मेंस का है क्वेश्चन। आगे चलते हैं जी। कहता है वी हैव सीन। अब देखिए, वी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन आई का प्लूरल है जी, यानी कि वी का मतलब है हम लोग, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आना चाहिए। अब हैज और हैव में प्लूरल क्या होता है, देखिए, एक हो गया हैव, एक हो गया आपका हैव, 2 नंबर हो गया आपका हैज। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है, सिंगुलर और सब्जेक्ट लेगा, नो 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 नो, ये हैव जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट लेगा,
और ये हैज जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट लगा जी, समझ गए ना। यानी कि हैव आया है तो प्लूरल सब्जेक्ट आना चाहिए। एक्चुअली यहां पर वी प्लूरल सब्जेक्ट तो है, मगर हैज दे दिया है जो कि हैज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, जो कि सही नहीं बैठेगा। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देयर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देयर वर्ब मस्ट बी प्लूरल। यानी कि इफ द सब्जेक्ट इज 1 kg हियर देयर वर्ब मस्ट बी 1 kg ओवर देयर। यानी कि 1 kg आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब भी 1 kg का होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यही आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सवाल है, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सवाल है। तो यहां पर वी के साथ क्या आना चाहिए, यहां हैज की जगह आना चाहिए था हैव। क्या आना चाहिए था जी, हैव। हैज आया है तो हैज में एरर है। अब क्या कहता है, वी हैव सीन दैट मूवी बिफोर वर्ड। यहां पर देखिए क्या लिखा, कहता है कि हमने पहले ही मूवी देख लिया था। आफ्टर वर्ड होना चाहिए था यहां पर कि हमने बाद में मूवी देख लिया था। आफ्टर वर्ड यानी कि बाद में, बिफोर वर्ड यानी कि पहले ही हमने मूवी देख लिया था। तो पहले ही मूवी देख लिया था तो ये हैव के साथ में देखिएगा ना जी। हैज किस में, इसमें, इसलिए ए नंबर आंसर सही होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में ही आपका एरर है। ऑप्शन ए में ही आपका एरर है। सो आवर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑप्शन ए हैज हेल्पिंग वर्ब, but for the subject we must put helping verb has. I'm sorry, have at the place of has. Okay, आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। और ये कब पूछा गया, देखिए ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल टियर 2, ये भी आपको 10 दिसंबर नो और 26 दिसंबर को पूछा गया। 26 अक्टूबर ना, ये 10 जो है आपका मंथ दिखाता है, यानी कि 26 अक्टूबर को पूछा गया जी। आगे चलते हैं जी। अब देखिए ये भी सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन है। ये भी सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, कहता है कि द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर। कहता है कि जो भी सेंटेंस दिया गया है उसमें एरर है। चूज द ऑप्शन दैट हैज करेक्ट एरर। कह रहा है कि चूज द ऑप्शन, वो ऑप्शन चुने दैट करेक्ट, जो कि करेक्ट कर सके एरर को। यानी कि इस सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस है ना आपका, ये इस सेंटेंस में एरर है। और इस सेंटेंस को देखकर आप कोई 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन चूज करें जो इस एरर को क्या करे जी, क्लियर करे, इस एरर को करेक्ट करें जो कि एरर दिया गया है इस सेंटेंस में। थ्रो अराउंडेड, ये राउंडेड जो है ना, राउंडेड कोई वर्ड ही नहीं होता जी, राउंड वर्ड होता है, राउंड। राउंड, राउंड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है जी, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है, ठीक ना। ऐसे आप ब्रिटिश इंग्लिश में जाइएगा तो राउंड को, जब किसी चीज को गोलाकार करना है तो राउंड, राउंडेड, राउंडेड बोला जाता है, वो अलग बात है। लेकिन अभी एसएससी में आपको राउंड एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाता है, इसलिए राउंडेड नहीं आएगा, यहां पर राउंड आना चाहिए। यानी कि थ्रो अ राउंड, क्या आना चाहिए जी, राउंड। थ्रो अ राउंड स्टोन, यानी कि एक गोलाकार पत्थर फेंके। टू क्रिएट, क्रिएट मतलब बनाना, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, रिपल्स। रिपल्स का मतलब होता है वेब, तरंगे। पानी में जो वेब निकलता है ना, पानी में जब आप ईंट के टुकड़े मारते हैं, जो ईंट के पतली से झिल्ली वाले टुकड़े जो मारते हैं, तो उसमें एक तरंग बनता है, उसी को बोला जाता है रिपल। क्या बोला जाता है जी, रिपल। तो रिपल बनाने के लिए कहां पे, इन द वाटर रूट, यानी कि वाटर, वाटर में, यानी कि वाटर बॉडी में, यानी कि कोई भी नदी, झील, तालाब में बातें कर रहा है। तो यहां पर होना चाहिए राउंड। अब देखिए कि राउंडेड यहां भी है, राउंडेस्ट है, राउंडेस्ट तो नहीं आएगा जी। और मोर राउंड कहां से आ गया, मोर राउंड की बात ही नहीं यहां पर। अब मोर राउंडर दे दिया, मोर राउंडर कहां से आ गया, ये भी नहीं होगा। थ्रो अ राउंड स्टोन, हाँ राउंड स्टोन ये आपका सही है। टू करेक्ट रिपल्स इन द वाटर, यानी कि वाटर में रिपल्स को बनाने के लिए थ्रो करे, फेंके एक गोलाकार पत्थर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यही आपका करेक्ट ऑप्शन है जो यहां पर होना चाहिए था, मगर यहां पर एरर था। ये राउंडर लिखा था, राउंडेड लिखा था, पता नहीं क्या क्या लिखा था, जो कि गलत था जी। समझ गए, होना चाहिए था राउंड एट द प्लेस ऑफ राउंडर, राउंडेस्ट एंड राउंडिंग, इस प्रकार से, ठीक ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप समझ पाए होंगे कि ये एसएससी सीजीएल जो सेंट्रल सीजीएल है,
जहां से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर निकलते हैं, वहां पर ऐसा सवाल पूछा जाता है। ये आसान है सवाल, बस आपको अपने आप को निखारने की जरूरत है और अपने आप को झोंकने की जरूरत है इस सवाल को सॉल्व करने में। हाँ, थोड़ा सा मैंडली क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, मैंडली क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सी इंग्लिश आपको जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टफ है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है आपका मैंडली क्वेश्चन पूछा है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि आपको इंग्लिश की एक मैं बोल सकता हूं कि इनर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इनर अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि अंदरूनी जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर इस एरर को पहचान सकते हैं। वर्ड की कैटेगरी मालूम होनी चाहिए कि वर्ड आपका नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है या फिर प्रीपोजिशन है जी। इन सभी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, तब सीजीएल जैसे एग्जाम्स भी आपके लिए हलवा लगेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं जी, आइए आगे देखते हैं। ये अगला सवाल क्या कहता है, देखिए, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब यहां पर भी वही बातें कह रहा है। सिलेक्ट का मतलब होता है चुनना, द ग्रामेटिकली, जो ग्रामेटिकली क्या है जी, करेक्ट सेंटेंस है। यानी कि यहां पर भी देखिए, एक मिनट, ये क्वेश्चन आपको रिपीट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आप देख पा रहे ना। इस सवाल को अभी हम लोगों ने बनाया है जिसमें आंसर, सुनिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, ये सवाल को रिपीट कर दिया गया है और ऑप्शन डिफरेंट है जी। इसमें ये ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए, वो टाइपिस्ट से बाय मिस्टेक ये हो गया। ये पिछले क्वेश्चन का ये सवाल है जो कि यहाँ पर बाय मिस्टेक आ गया है। इस सवाल को माइंड नहीं करना है, घबराइए मत, जो भी रॉन्ग होगा वो सारे रॉन्ग जो भी होंगे हमें मालूम है, क्योंकि हमने कई बार सीजीएल के क्वेश्चन बनाए, तो मुझे मालूम है कहां पर रॉन्ग होंगे कहां पर करेक्ट होंगे जी। ठीक ना, यहां पर ये सेंटेंस नहीं होंगे, वो बाय मिस्टेक आ गया है, कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक हो जाता है। टाइपिस्ट को कितनी सारी चीजें टाइप करना पड़ता है तो मिस्टेक हो जाता है। ये 4 सेंटेंस दिया हुआ जी, देयर इज ऑप्शन ए एंड द सेकंड वन इज बी ऑप्शन एंड द थर्ड वन इज ऑप्शन सी एंड द लास्ट वन इज ऑप्शन डी। इसमें से कह रहा है कि which one of them would be the correct sentence, which one of them would be the correct sentence। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों में से कौन सेंटेंस आपका करेक्ट है ग्रामेटिकली, यही चूज करना है। कौन करेक्ट है, आइए देखते हैं जी। द पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट का मतलब होता है मैं बोल सकूं कि जो भागीदारी लेता है ना जी, जो प्रतियोगी होते हैं उनको भी बोलते हैं पार्टिसिपेंट। प्रतियोगी बोल दीजिए, प्रतियोगी नहीं होता है कि कोई पार्टिसिपेंट है जी, इस आर्ट में हिस्सा लिए हैं, उस आर्ट में हिस्सा लिए हैं, उसी को बोला जाता है पार्टिसिपेंट। यानी कि पार्टिसिपेट किए, अपना हिस्सा लिए हैं, अपना भूमिका लिए हैं, इसमें रोल लिए हैं। ठीक ना, द पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो प्रतियोगी हैं ऑफ द कंपटीशन, ये जो पार्टिसिपेंट्स है आर वेटिंग, वेट कर रहे हैं फॉर देयर टर्न क्यूरियसली, यानी कि अपने पारी का वेट कर रहे हैं क्यूरियसली, यानी कि उत्सुकता से। क्यूरियसली का मतलब क्या होता है जी, ईगरली। ठीक ना, ये देखते हैं कि सही है कि नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। यहां पर तो मामला ठीक ठाक लग रहा है, अगला भी देख लेते हैं। द पार्टिसिपेंट ऑफ दिस कंपटीशन हैज बीन, ये पार्टिसिपेंट आपका प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसका प्लूरल वर्ब है बना चाहिए ना, हैज क्यों आ रहा है, इसलिए ऑप्शन यहां पर गलत हो गया। ऑप्शन यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि ये जो पार्टिसिपेंट जो है ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहां पर हैज ना होकर क्या होना चाहिए था, हैव, लेकिन हैज दिया है तो एरर यहीं पर हो गया। ये तो होना ही नहीं चाहिए, करेक्ट सेंटेंस है ही नहीं, और हमसे करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अगला देख लेते हैं, ऑफ पार्टिसिपेंट्स, और जब दे दिया है तो पार्टिसिपेंट होना चाहिए ना कि पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स का मतलब है कि प्लूरल नाउन है, जब प्लूरल नाउन है तो यहां पर ये इंडिफिनिट आर्टिकल एक क्या कर रहा है, यानी कि ये भी सेंटेंस रॉन्ग है जी, गलत है, यहीं पर गलत पकड़ा गया। ऑप्शन डी क्या कहता है, द पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो प्रतियोगी हैं ऑफ द कंपटीशन का, इज वेटिंग, इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, ये जो पार्टिसिपेंट्स जो है ना, ये है आपका प्लूरल। अब जब ये प्लूरल है तो यहां पर प्लूरल वर्ब आर होना चाहिए ना, इज क्या कर रहा है, इसलिए ये भी गलत है, गलत सेंटेंस है। यानी कि हमने ऑप्शन एलिमिनेशन कर गए, ऑप्शन की छटाई करके 3 ऑप्शन काट दिया। ऑप्शन डी को भी काटा, ऑप्शन सी को भी काटा और ऑप्शन बी को भी काटा, बच गया कौन, ऑप्शन ए। इसलिए करेक्ट आंसर वुड बी द ऑप्शन नंबर 1, यानी कि करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए हैज द करेक्ट सेंटेंस एंड दैट इज द पार्टिसिपेंट ऑफ द कंपटीशन, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग फॉर द टर्न्स, आर वेटिंग फॉर द टर्न्स क्यूरियसली, यानी कि वे लोग अपने बारी की, अपने टर्न की इंतजार कर रहे थे क्यूरियसली, यानी कि बड़े ही उत्सुकता से, बड़े ही मन से। ठीक ना, आगे बढ़ जाते हैं जी। ये आपका करेक्ट सेंटेंस का ऑप्शन है और यही हमारा ऑप्शन का आंसर मांगा था, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ए। कहां पूछा है? SSCGL, ये आपके 7वें महीने की 14 तारीख को पूछा है 2023 में, और वो भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। आपको यकीन ना हो तो ये क्वेश्चंस आप गूगल करके भी देख सकते हैं, आपको ये मिल जाएंगे क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर जो भी किताब मिलता है आप देख लीजिएगा, निश्चित रूप से मिल जाएगा। ये टैग इसलिए लगवाए गए हैं ताकि टैग आपको मालूम हो कि कहां कब एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए आगे देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या बातें हैं जी। ऑप्शन एलिमिनेशन बड़ा जरूरी है जी। ऑप्शन एलिमिनेशन के जरिए हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन की छटाई कर देते हैं, ऑप्शन की छटाई करते जाते हैं, जो रॉन्ग होता है ऑप्शन उसकी छटाई करते जाते हैं, और जो करेक्ट ऑप्शन होता है वहां तक हम लोग पहुंच जाते हैं। आइए देखिएगा क्या कहता है अगला सवाल। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, एक मिनट, ये जो ट्रूथ है ना, ये आपका नाउन है जी। ट्रूथ आपका नाउन है, और ये ट्रूथ हमेशा ही डिफरेंट आर्टिकल द के साथ आता है। ये सब कैसे पता चलेगा? तो जब आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करेंगे, when you start reading the newspaper, when you start reading the novels every day on a daily basis, that can make your English perfect. वहीं आपकी इंग्लिश को परफेक्ट करेगा। by dint of hard working, by dint of hard work on a daily basis, you can improve your English in a better way. यानी कि हर दिन के हार्ड वर्क से आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, यानी कि बेहतरीन बना सकते हैं जी। ये रीडिंग से कंप्लीट होगा। ये ट्रूथ हमेशा डिफरेंट आर्टिकल द के साथ आता है। जब डिफरेंट आर्टिकल द के साथ आता है तो आफ्टर नोइंग द ट्रूथ होना चाहिए था, या आफ्टर नोइंग ट्रूथ केवल लिखा है। इस इतना का मतलब ये है आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, यानी कि सच्चाई जानने के बाद। द जूरी, जूरी का मतलब होता है जजों का समूह, जजों का समूह, जजों का समूह, जूरी का मतलब होता है जजों का समूह। जो जूरी थी टुक द राइट डिसीजन, यानी कि जजों के समूह ने क्या किया? सिंपल पास्ट में वीटो लगाकर क्या किया? सही डिसीजन लिया। कहां पे? इन द केस, यानी कि मामले में। लेकिन जो ट्रूथ है वो अपना डिफरेंट आर्टिकल द लेता है, और यहां पर एग्जामिनर लगाया नहीं है, इसलिए एरर यहीं पर है। यानी कि ट्रूथ से पहले द आना चाहिए, जो कि नहीं लगाया, तो एरर यहीं पर है जी। अब एरर यहीं पर है, ट्रूथ के पास ही एरर है, तो देखते हैं ऑप्शन में कहां ट्रूथ वाला मामला है। ये आफ्टर नोइंग द ट्रूथ यहां पर है। इन द केस तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। द जूरी टुक द राइट डिसीजन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं होगा। दिक्कत है यहां पर होना चाहिए था द आर्टिकल, यानी कि डिफरेंट आर्टिकल, जो कि एग्जामिनर ने बाय मिस्टेक छोड़ दिया था, और एरर यहीं पर है, इसलिए करेक्ट आंसर वुड बी द ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर वुड बी द ऑप्शन नंबर सी, और सी ही आपका सही आंसर होगा। क्यों होगा ये मैंने बता दिया है। और ये कहां पूछा जी? सीजीएल में पूछा है आपका 14 ये क्या जी, जुलाई में पूछा गया। जून जुलाई अगस्त, ये जुलाई में पूछा गया है, यानी कि 7वें महीने की 14 तारीख को पूछा गया 2023 में, और वो भी सेकंड शिफ्ट में। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चंस लॉन्ग नहीं है, लेकिन माइंडली क्वेश्चन जरूर है। वो माइंड को थोड़ा सा रिमूव कर रहा है, आपको रिवॉल्व कर रहा है। अगर आपको इंग्लिश की इनर जानकारी है, इनर अंडरस्टैंडिंग है, तो सीजीएल को आसानी से आप क्या कर सकते हैं जी? क्रैक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। यहां देखिए, सारा क्वेश्चन ही आपके सीजीएल के हैं, सारा क्वेश्चन सेंट्रल सीजीएल। कहता है दर्शन, दर्शन कोई होंगे, व्यक्ति होंगे, कोई स्टूडेंट होगा। दर्शन विश्ड, दर्शन ने विश्ड किया, यानी कि इच्छा जताया। कब? सिंपल पास्ट टेंस में इच्छा जताया। यहां पर टेक्निकली होना चाहिए था दैट, लेकिन नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। ही हैडंट, अब ये हैड के बाद दिया है, ये हैड आपका क्या है जी? हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और मैंने हमेशा बताया है हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में। जब ये हैड लग गया है तो ये V2 यहां पर क्या कर रहा है? V2 यहां पर क्या कर रहा है? V2 तो आना नहीं चाहिए, यानी यहां पर आना चाहिए था गो, लेकिन यहां पर V2 क्या कर रहा है? क्योंकि हैव, हैज, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहां पर वेंट तो आने नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, बस थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत है, हम लोग सही आंसर पहुंच सकते थे। यानी कि होना चाहिए था गो,
आंसर यहां पर दे दिया वेंट, यानी कि ऑप्शन है वेंट, जो कि सही नहीं है, गलत है। अब इसका मीनिंग बताता हूं, मीनिंग क्या है। दर्शन विज्ड, दर्शन इच्छा जताई दैट की ही वुडंट गो, यानी कि वो नहीं जाता। कहां नहीं जाता भाई, ही हैडंट गो, कहां नहीं जाता, टू द थीम पार्क, यानी थीम पार्क में नहीं जाता, इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि थीम पार्क के फर्स्ट प्लेस में नहीं जाता। ये बात की मीनिंग हुई, ठीक ना। अब कहता है ये इन द फर्स्ट पैलेस, पैलेस नहीं ये प्लेस है, ठीक ना। गो के यहां पर वेंट के जगह क्या आना चाहिए था, गो आना चाहिए था। अब यहां पर देखते हैं वेंट कहां है, वेंट आपका ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए यही एरर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। एक और क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा लॉन्ग है पर घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है मगर घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा ही इजी। आइए देखिएगा, बहुत ही माइनर माइनर, उसमें माइनर माइनर क्या दिया जी, एरर दिया। द अवेबिलिटी, AVAILABILITY, अवेबिलिटी, इसको क्या पढ़ते जी, अवेबिलिटी, अवेबिलिटी यानी कि अवेलेबिलिटी, AVAILABILITY भाई, अवेबिलिटी। अब कहता है अवेबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता, क्या होता है जी, उपलब्धता, उपलब्धता यानी कि मौजूदगी भी बोल सकते हैं, मौजूदगी, मौजूदगी। कहता है कि जो अवेलेबिलिटी है यानी कि जो मौजूदगी है किसका, फंड्स का, यानी फंड्स मतलब क्या होता है, पैसे से संबंधित, कोष से संबंधित, उस कोष का जो मौजूदगी है विल बी इंश्योर्ड, इंश्योर का मतलब होता है पक्का करना, निर्धारित करना, यानी कि फ्यूचर इंडिफरेंट में, पैसिव में, फ्यूचर इंडिफरेंट के पैसिव में, यानी कि ये काम कर दिया जाएगा, यानी कि फंड की जो मौजूदगी है इंश्योर कर दिया जाएगा, यानी कि पक्का कर दिया जाएगा, निर्धारित कर दिया जाएगा। इफ का मतलब होता है यदि, यदि ऑल ट्राई, यदि दे ऑल ट्राई, दे ऑल का मतलब वे सभी ट्राइड। एक बात बताइए, ये फ्यूचर में जब कर दिया जाएगा ये काम, ये पास्ट में ये क्या कर रहा है, यहां पर पास्ट में क्यों आया ये, एक सेंटेंस का पहलू ये बता रहा है कि फ्यूचर में ये काम कर दिया जाएगा, यानी कि मौजूदगी को तय कर दिया जाएगा, निर्धारित कर दिया जाएगा, यदि सभी के सभी, दे ऑल मतलब सभी के सभी कोशिश करते हैं सबमिट करने की, यानी कि प्रस्तुत करने की क्या, प्रपोजल्स को कहां पे, ऑन टाइम यानी कि समय पर। लेकिन ये बताइए जब ये फर्स्ट सेंटेंस आपका फ्यूचर में दिया है, तो ये अगला जो सेंटेंस इससे जुड़ा हुआ ये पास्ट में यहां पर क्यों आया, इसकी जरूरत क्या है पास्ट में आने की, यानी कि ये क्या है, एक कंडीशन की सेंटेंस है जी। अगर एक तरफ आपका सिंपल प्रेजेंट है तो अगली तरफ आपका सिंपल फ्यूचर होगा, अगर एक तरफ फ्यूचर इंडिफिनिट है तो अगली तरफ आपका सिंपल प्रेजेंट होगा। तो ये यहां पर पास्ट तो आना ही नहीं चाहिए, यानी कि ट्राइड होना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए था टेक्निकली क्या होना चाहिए था, ट्राई, टेक्निकली होना चाहिए था ट्राई, लेकिन लिखा है ट्राइड। अब देखते हैं कि ट्राइड कहां है ऑप्शन में, वहीं पर आपका एरर होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड विल बी, नो नो नो, यहां तो है नहीं, यहां भी नहीं है, नो एरर तो होगा नहीं क्योंकि एरर हमने पकड़ लिया यहां पर, तो नो एरर तो ऐसी ऑप्शन नहीं होगा। सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो बिल्कुल सही है। इंश्योर इफ दे ऑल ट्राइड, हाँ ट्राइड यहां पर है, यानी कि यहां पर होना चाहिए था टेक्निकली ट्राई, लेकिन लिखा है ट्राइड, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में ही आपका एरर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि वहां पर होना चाहिए था ट्राई, होना चाहिए था, विदाउट पास्ट फॉर्म ट्राई वुड बी देयर, बट at the place of try there is tried past form and past form is not applied here, इसलिए that is why this is the correct option to show the error in this sentence and that would be the D would be the option number correct, option number correct, D would be the option number correct। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन में, आपसे क्या पूछता है, आइए देखिए। पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ना जरूरी है, इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वो हेडिंग पढ़ना जरूरी है। हेडिंग देखिए क्या कहता है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी कि चूज करें जो ग्रामेटिकली क्या है, सही है, स्टेटमेंट यानी कि सेंटेंस, यानी जो ग्रामेटिकली स्टेटमेंट सही है उसको चूज करना है, और उसके लिए दिया है 4 ऑप्शन, जिसमें से सही सेंटेंस कौन है उसी को चूज करना है जी। सही सेंटेंस कौन है उसको चूज करना है। इट इज अ नाइस पार्टी, ये एक अच्छी पार्टी है, यहां तक तो ठीक है। आई एम एंजॉइंग द पार्टी, मैं एंजॉय कर रहा हूं पार्टी को, ये भी सही है। आगे देखते हैं,
इट इज अ पार्टी, ये एक पार्टी है, आई एम एंजॉइंग एन पार्टी। एन पार्टी यहां पर क्या आ गया, ये एन कैसे आएगा, पार्टी आपका तो कॉन्सोनेंट आपका रखता है, साउंड रखता है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ये आपका एन क्या कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। इट इज पार्टी, पार्टी हमेशा इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल दोनों लेता है। ए एन, ए अगर आर्टिकल लगा नहीं तो द आर्टिकल लगा, लेकिन एन तो लेगा नहीं और विदाउट आर्टिकल तो आएगा नहीं, इसलिए आपका सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी देखते हैं, इट इज द पार्टी आई एम एंजॉइंग एन पार्टी, फिर यहां पर एन लगा दिया, एन तो होगा नहीं, इसलिए भी गलत। अब ऑप्शन को हम लोग क्या किया, ऑप्शन जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, और एलिमिनेट करके हमने 3 ऑप्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो बचा हुआ जो ऑप्शन है, जो रिमेनिंग ऑप्शन है, वही आपका सही आंसर होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा जी, ए वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ए हैज द करेक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट सेंटेंस, एंड दैट इज इट इज अ नाइस पार्टी आई एम एंजॉइंग द पार्टी, यानी कि ये एक बहुत ही शानदार पार्टी है और इस पार्टी को मैं एंजॉय कर रहा हूं, यानी इस पार्टी में मैं झूम रहा हूं, गा रहा हूं, हंस रहा हूं। समझ गए, आगे चलते हैं, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है जी। ठीक है, और ये कब पूछा, देखिए एसएससीजीएल 7वें महीने की 14 तारीख को 2023 में पूछा है, और 4th शिफ्ट पूछा है, यानी कि 4थी पाली में पूछा है। आगे बढ़ जाए क्या, चलिए आगे चलते हैं जी। अब देखिए ये क्या कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, आई थिंक यानी कि मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, जेरमी, ये जेरमी कोई नाम है, कोई व्यक्ति है, उससे कोई दिक्कत नहीं, नाम तो नाम ही रहता है। मुझे लगता है कि ये जो जेरमी नाम का जो व्यक्ति है, विल नॉट हैव, ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस में कोई काम नहीं किया होगा। कौन सा काम नहीं किया होगा, सेव करने का, बचाने का। एक बात बताइए, ये हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, और हैव हैज हैड के बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, तो ये सेव हैज, ये जो हैव के बाद सेव है, ये सेव क्या कर रहे हैं, यहां पर सेव होना चाहिए कि सेव्ड होना चाहिए, हैज हैव हैड के बाद तो यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो यहां पर सेव नहीं होगा, सेव्ड होगा, यानी कि एरर तो यहीं पर है जी, एरर तो यहीं पर है, देयर इज नो मिस्टेक ओवर हियर, एरर शुड बी हियर एट द प्लेस ऑफ सेव, एंड हियर सेव्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं कि किस ऑप्शन में सेव है जिसको हम लोग एरर मार सकते हैं। देखिए एरर कहां है, यहां तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये तो नहीं होगा, हाँ सेव यहां पर है, और हैव के बाद सेव्ड होना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर ने केवल सेव लिखा है, जो कि ग्रामेटिकली गलत है, और यहीं पर आपका एरर है, ऑप्शन नंबर बी हैज एन एरर, ऑप्शन नंबर बी हैज एन एरर, सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर टू शो एरर, यानी एरर दिखाने के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होगा जी। बात समझ गए, चलिए आगे चलते हैं जी। और ये भी देखिए कहां पूछा, एसएससीजीएल 7वें महीने की 17 तारीख को पूछा गया, समझ गए, कब की बात है, 2023 की बात है जी। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है, ग्रामेटिकली करेक्ट पूछा है, यानी कि सेंटेंस में जो 4 सेंटेंस दिया गया उसमें से कौन सा सेंटेंस आपका सही है वो चूज करना है, करेक्ट चूज करने के लिए करेक्ट करेक्ट। और ये कहां पूछा गया है जी, ये पूछा गया आपका सीजीएल के 7वें महीने की 17 तारीख को 2023 में, चौथी पाली में, यानी कि 4th शिफ्ट में पूछा है। चलिए देखते हैं, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट सेंटेंस, यानी कौन सा करेक्ट सेंटेंस है ग्रामेटिकली, उसको देखना है जी। कहता है इट इज अ ओल्ड यूनिफॉर्म, ये ओल्ड आपका ये क्या लगता है जी, कौन सा साउंड रखता है, वॉल साउंड, ये ओल्ड आपका वॉल साउंड रखता है, ये यहां पर कॉन्सोनेंट आर्टिकल वाला ये जो ए एन है, ये कहां से आ गया, वॉल साउंड के लिए वॉल आर्टिकल एन आना चाहिए था, ये तो आना नहीं चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही एरर है पहले ही, ये तो ये आपका ऑप्शन होगा ही नहीं, करेक्ट चाहिए ऑप्शन ना, ये तो ऑप्शन ही रॉन्ग है, इसलिए ये तो होगा नहीं। दूसरा देखते हैं, इट इज ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी, हाँ ये हो सकता है, फिर भी आगे देखते हैं, इट इज द ओल्ड यूनिफॉर्म बट मेमोरेबल थिंग, बट मेमोरेबल थिंग है, तो यहां पर थिंग एक है, वस्तु एक है, तो आर्टिकल ए या एन यहां पर आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं दिया तो एरर यहां भी है, अगर थिंग्स होता तो मेमोरेबल थिंग्स लगाता,
लेकिन थिंग एक ही है, वस्तु एक ही है। तो जब वस्तु एक है, ऑब्जेक्ट एक है, तो आपका आर्टिकल ए या एन आना चाहिए था, नहीं आया है, इसलिए ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। अगला देखते हैं, इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म तो है, ठीक है, इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म यानी कि ये एक पुराना यूनिफॉर्म है, बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी, लेकिन ये मेरे लिए मेमोरेबल थिंग भी है, मेरे लिए यादगार चीज भी है। अब बताइए, ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक ना, ऑप्शन बी आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहां पर ओल्ड से पहले एन या ए आना चाहिए था, जो कि नहीं लिखा, इसलिए ये भी गलत है, सी भी गलत है। तो आपका सही आंसर कौन है जी? सही आपका करेक्ट सेंटेंस कौन है? तो डी आपका सही सेंटेंस है, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्या कहता है? इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म, यानी कि ये एक यूनिफॉर्म जो है ओल्ड यूनिफॉर्म है, यानी कि पुराना यूनिफॉर्म है, बट लेकिन अ मेमोरेबल थिंग, लेकिन ये यादगार चीज है फॉर मी, यानी कि मेरे लिए। ये जो 4 नंबर यानी कि जो डी नंबर ऑप्शन है, यही आपका करेक्ट सेंटेंस रखता है। तो देखते हैं कि डी कहां पर है। ऑप्शन नंबर ए में डी है, इसलिए यही आपका सही आंसर होगा। कौन सा सही होगा जी? ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में डी दिया है और डी ही करेक्ट सेंटेंस है ग्रामेटिकली, इसलिए डी ही आपका सही होगा। और डी कहां है? ए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बातें समझ पा रहे हैं? ए सही होगा। आगे देखें क्या? अब चलिए आगे देखते हैं। और ये भी कब पूछेगा? SSCGL 7वें महीने की 17 तारीख को 2023 में। आगे देखते हैं जी, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, यहां भी वही सवाल है। ये भी सीजीएल की आपके 18वें तारीख को पूछा गया 7वें महीने के। इसमें भी कह रहा है कि आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना। क्या पहचान करें? द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को पहचान करें। दैट जो करेक्टली यूज करता है इनडेफिनिट आर्टिकल को, यानी उस सेंटेंस की पहचान करें जो करेक्टली यूज करता है क्या? द इनडेफिनिट, यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल में ए एन को जो करेक्टली यूज करता है, वो सेंटेंस को आप पहचानिए इन 4 ऑप्शन में। एन एप्पल होता है कि ए एप्पल होता है? ए एप्पल तो होगा नहीं, एन एप्पल होता है, इसलिए ये यहीं पर गलत हो गया, ये तो सेंटेंस होगा नहीं। एन एप्पल तो होता है, ठीक है, शी परचेस्ड एन एप्पल इन द मार्केट विद मी, ठीक है, ये देखते हैं। शी परचेस्ड एप्पल, एप्पल यहां पर एक ही है, एक ही है, तो यहां पर आर्टिकल ए या एन तो आना चाहिए था, ना ए ही दिया ना एन ही दिया, यानी कि ये भी सेंटेंस गलत है। यहां पर फिर ए एप्पल दे दिया, जो कि गलत है, यानी ऑप्शन को एलिमिनेट किया, 1 2 3 ऑप्शंस को हमने काट दिया, यानी ऑप्शन ए भी काटा, ऑप्शन सी भी काट दिया और ऑप्शन डी को भी काट दिया, बचा कौन? बी बचा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही आंसर है, जहां पर इनडेफिनिट आर्टिकल को करेक्टली यूज किया है। सेंटेंस क्या है? शी परचेज्ड एन एप्पल, यानी उसने एक सेब खरीदा, सिंपल पास्ट टेंस में। इन द मार्केट, बाजार में खरीदा, किसके साथ? विथ मी, मेरे साथ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही आंसर होगा जी। आगे बढ़ जाए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहां पर क्या कहता है, दिस विल बी द, एक्सक्यूज मी, मोस्ट आपका क्या है जी? देखिए एरर यहीं पर है, कहता है दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट वी हैव टू मेक बिकॉज वी हैव बीन यूज्ड टू स्पेंडिंग अ लॉट ऑन गेस्ट। देखिए क्या कहता है, दिस वुड बी, दिस विल बी, ये होगा, क्या होगा? मोस्ट, यानी कि सबसे अधिक क्या होगा? डिफिकल्ट होगा, यानी कि मुसीबत होगा। ये क्या मुसीबत होगा? ऑफ द एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का मतलब होता है समावेशित, समावेशन, समावेशन ज्यादा ही मुश्किल होगा। वी हैव टू मेक, जिसको हमें बनाना है, जिसको, जिस व्यवस्था को हमें बनाना है, जिस एडजस्टमेंट को बनाना है हमें, वो बड़ा ही मुश्किल होगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, वी हैव बीन यूज्ड, क्योंकि हम लोग की आदत रही है क्या करने की? टू स्पेंडिंग, स्पेंडिंग का मतलब होता है खर्च करने की आदत है। क्या? अलॉट, यानी बहुत खर्च करने की आदत है। कहां पर? ऑन गेस्ट, यानी कि अतिथियों पर बहुत सारा खर्च करने की आदत है। आदत है, मानता हूं आदत है, लेकिन एरर भी है वहां पर, एरर भी है वहां पर। आदत है लेकिन एरर भी है। एरर कहां है? ये आपका मोस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा ही अपने साथ आर्टिकल डेफिनेट लेगा, यानी डेफिनेट आर्टिकल द लेगा,
तो यहां पर मोस्ट से पहले आना चाहिए डिफिनिट आर्टिकल द आना चाहिए, जो कि नहीं दिया है, इसलिए यहीं पर आपका एरर होगा जी, क्योंकि मोस्ट से पहले इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं, डेफिनिट आर्टिकल द आना चाहिए, जो कि एग्जामिनर ने यहां पर बाय मिस्टेक छोड़ा है। तो एरर कहां पर है, एरर कहां पर है जी, विल बी मोस्ट, मोस्ट से पहले होना चाहिए था द, जो कि छोड़ दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आंसर है जहां पर एरर है जी। ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आंसर है जहां पर एरर है जी। आगे बढ़ जाए क्या, चलिए आगे बढ़ जाते हैं जी। अगला देखिए, आ गया अगला, कहते हैं ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। बहुत ही ज्यादा इससे सवाल ले लिए गए, ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस से सवाल इसलिए ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि ग्रामेटिकली अगर करेक्ट सेंटेंस पहचान लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एरर को पहचान पा रहे हैं। क्योंकि ग्रामेटिकली अगर एरर कोई भी सेंटेंस देखते हैं तो वहां पर करेक्ट सेंटेंस पहचानने का मतलब है कि ग्रामर के एक एक पॉइंट आपको क्लियर है, और जब ग्रामर के एक एक पॉइंट क्लियर है तो आप एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ी बड़ी है, अब देखते हैं कि कहां पर एरर है। एक्चुअली एरर नहीं पूछा है, ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस पूछा है, यानी कि 4 सेंटेंस दिया है और उसमें से पूछा है कि करेक्ट आपका सेंटेंस कौन है जी। CGL 21 7वें महीना 2023 में पूछा है। द डिसीजन टू चेंज अ हॉस्पिटल सेव्ड एन लाइफ, एन लाइफ, लाइफ से पहले एन लगता है, एन कहां लग जाएगा, और लाइफ तो मान भी सकता था, लाइफ यहां पर आपका कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले वाउल साउंड एन तो आएगा नहीं, यानी कि यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका रॉन्ग हो गया। दो देखते हैं। द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल सेव्ड द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर। द डिसीजन यानी कि फैसला, फैसला किस चीज का, टू चेंज द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को चेंज करने का जो फैसला है, चेंज्ड, आई एम सॉरी सेव्ड है, बचा लिया। द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल सेव्ड, इसने बचा लिया क्या, द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर के बेटी की लाइफ को बचा लिया। इसको देखते हैं, इससे पहले अगला देखते हैं क्या एरर है। द डिसीजन टू चेंज एन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से पहले एन नहीं लगेगा, इसलिए ये गलत हो गया। और डिसीजन टू चेंज अ हॉस्पिटल सेव द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर। और डिसीजन, कौन सा डिसीजन, एक चीज सुनिए, ये हॉस्पिटल को जो चेंज करने का डिसीजन है, ये हॉस्पिटल को कौन सा डिसीजन है जो डॉक्टर की बेटी की जिंदगी बचाने में काम आया है। ये डिफरेंट कोई डिसीजन पूछ रहा है आपसे। सवाल देखिए कितना जबरदस्त है। सवाल जबरदस्त इसलिए है क्योंकि यहां कह रहे हैं, कह रहा है कि अ डिसीजन यानी कि एक फैसला, टू चेंज बदलने के लिए, हॉस्पिटल यानी कि एक हॉस्पिटल को, सेव द लाइफ जो बचा दिया जिंदगी को, और जिंदगी किसकी, ऑफ द डॉक्टर यानी कि बेटी की, और ये बेटी किसकी है, ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर की। DAUGSTER, हाँ डॉक्टर में स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग भी देखना है क्योंकि SSC स्पेलिंग में भी एरर पूछ देता है और स्पेलिंग पर ध्यान ही नहीं देता है। DAUGSTER स्पेलिंग तो सही है, करेक्ट है। ये कह रहा है कि कौन ऐसी जिंदगी है, कौन ऐसी फैसला है जिसने डॉक्टर की बेटी की जान बचाई है, यानी कोई डिफिनिट ऐसा फैसला बताइए, डिफिनिट ऐसा कोई डिसीजन बताइए जिसने डॉक्टर की बेटी को जान बचाने में क्या किया, मदद किया, यानी डॉक्टर की बेटी का जान बचाया, वो डिफिनिट फैसला बताना है। और डिफिनिट जब फैसला बताइएगा तो डिफिनिट आर्टिकल द लगाइएगा, तो द जब लगाइएगा तो यहां पर ए क्या कर रहा है, ये जेनेरिक रेफरेंस क्या कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि सभी के जिंदगी में सभी के डॉक्टर की बेटी की जान बचा दिया एक फैसले ने, बिल्कुल नहीं। यानी कोई खास फैसले की बात कर रहा है, और खास फैसले की जब बात कर रहा है तो एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन नंबर बी। और ये क्या कहता है, द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल सेव द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर, इसलिए बी ही आपका सही आंसर होगा, बी ही आपका सही आंसर होगा, बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा जी। समझ गए। एक बार मैं स्पेलिंग भी देख लेता हूं क्योंकि स्पेलिंग से भी एरर आता है। DECIS डिसीजन टू चेंज, CHANG चेंज द हॉस्पिटल, HOSPITL हॉस्पिटल, सेव्ड द लाइन लाइफ, ये लाइफ ना, लाइफ किसकी लाइफ, ऑफ द डॉटर, GAUGSTER डॉटर, DAUGSTER डॉटर ऑफ द डॉक्टर, DOCTOR, ठीक है। ऑप्शन, अब ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर
बी ही आपका सही आंसर होगा जी। यही आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट सेंटेंस है। अगला देखिएगा 18 नंबर, कहता है इफ इट विल रेन, यदि वर्षा होगी, वी विल हैव अ टफ टाइम, हमें ज्यादा परेशानी होगी। टफ टाइम का मतलब होता है ज्यादा परेशानी होना। एक आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है कि यदि ये होगा तो ये काम होगा, यदि वो होगा तो ये काम होगा। यानी एक सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरा आपका पास्ट में होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। एक सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरा आपका सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए। यानी कि यदि वर्षा होगी तो मैं आऊंगा, इफ इट रेन्स आई विल टेक अ बाथ, इफ इट रेन्स आई विल टेक अ बाथ। यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, इफ यू कम हियर आई विल गो देयर, इफ यू कम हियर आई विल गो देयर। यानी कि पहला आपका होगा सिंपल प्रेजेंट में और दूसरा जो सेंटेंस होगा वो आपका सिंपल फ्यूचर में। आइए देखते हैं। इफ इट विल रेन विल हैव अ टफ टाइम। अब इसमें कह रहा है कि यदि वर्षा होगी तो हमें ज्यादा समस्या होगी। यदि वर्षा होगी, जो कंडीशन, जो शर्त होगी, शर्त जो पहला है वो शर्त आपका सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए। यानी कि इफ इट रेन्स होना चाहिए, इफ इट यहां होना चाहिए था रेन्स। इफ इट रेन्स यानी यदि वर्षा होती है, विल हैव अ टफ टाइम, हमें ज्यादा समस्या होगी। यानी कि एक तरफ आपका सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर होना चाहिए। सिंपल फ्यूचर तो उधर तो है, लेकिन यहां पर सिंपल फ्यूचर क्या कर रहा है? कंडीशन दिखाने के लिए। यहां पर सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए ना, तो सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, तो यहीं पर एरर है। यानी कि कहां पर एरर है? इट विल रेन, यहां पर एरर है, यानी कि यही नहीं होना चाहिए आंसर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी ही में आपका एरर है, इसलिए ऑप्शन डी ही आपका सही आंसर है जी। क्योंकि इफ इट रेन्स होना चाहिए तब होगा वी विल हैव अ टफ टाइम, हमें ज्यादा समस्या होगी जी। यदि वर्षा होगी तो हमें ज्यादा समस्या होगी, दैट मीन्स विल हैव अ टफ टाइम, है ना। यानी एक पहलू आपका सिंपल प्रेजेंट में तो दूसरा पहलू आपका सिंपल फ्यूचर में। ये सिंपल फ्यूचर में तो है लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट में नहीं है, इसलिए यहीं पर एरर है। और ये जो पॉइंट कहां पर दिया? ऑप्शन डी में, इसलिए डी ही आपका करेक्ट आंसर है जी। आगे बढ़ जाए। और ये कहां पूछा है? सीजीएल 7वें महीने की 21 तारीख को पूछा है, 2023 में, यानी कि 2023 में। आइए आगे देखते हैं जी। एक क्वेश्चन और है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक है, इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखिएगा, आई एम श्योर, मैं सुनिश्चित हूं, श्योर का मतलब मैं पक्का हूं। आई एम श्योर, मैं पक्का हूं, दैट की, ये बात की, क्या बात की? द पोस्टमैन, पोस्टमैन का मतलब होता है डाकिया, जो पत्र चिट्ठी वगैरह पहुंचाते रहता है, जो डाक सेवा चीजें को सर्विस देता रहता है, द्वार द्वार जाकर, घर घर जाकर, गेट टू गेट, डोर टू डोर जाकर सर्विस देता है, उसको बोलता है पोस्टमैन, इन डाकिया। कहता है कि आई एम श्योर, आई एम श्योर का मतलब होता है मैं पक्का हूं, इस बात का निश्चित है, ये बात सुनिश्चित है, दैट की ये बात की, द पोस्टमैन वुड बी कमिंग, कि पोस्टमैन आ रहा होगा शॉर्टली, यानी कि जल्दी। शॉर्टली का मतलब होता है जल्दी। क्यों आ रहा होगा? जब भी 2 प्लस V1 आपका सेंटेंस के बीच में मिले तो ये इन्फिनेटिव होता है, और इन्फिनेटिव हमेशा ही क्या करता है जी? इन्फिनेटिव हमेशा ही आपका कॉज बताता है, कारण बताता है। यानी कि पोस्टमैन पहुंच रहा होगा, वुड बी डूइंग समथिंग का मतलब होता है ये काम कर रहा होगा, अभी कर रहा होगा। कमिंग यानी कि आने का काम कर रहा होगा, शॉर्टली यानी कि जल्दी आने का काम कर रहा होगा, जल्दी आने का काम कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा क्यों क्यों क्यों? टू डिलीवर, डिलीवर का मतलब होता है देना, क्या देने के लिए? द लेटर, यानी कि पत्र देने के लिए। एक्सक्यूज मी, was just taking about, that's why I'm getting stuck while teaching you, so don't worry and please accept my apology, okay। यहाँ देखिए, ये तो ठीक है, अब ये सुनिश्चित अभी है, तो सुनिश्चित अभी है कि कुछ ना कुछ काम होने वाला। अगर मैं सुनिश्चित हूं किसी काम को लेकर तो वो काम पक्का है, होगा ही होगा, फ्यूचर में ही होगा। जब ये सुनिश्चित है, जब आप पक्का है कि काम होगा इन फ्यूचर में, तो ये विल का पास्ट फॉर्म वुड क्या कर रहा है? यहां पर तो विल भी होना चाहिए ना, विल भी होना चाहिए ना, क्योंकि जब आप सुनिश्चित हैं, जब आप श्योर हैं कुछ काम होने वाला है तो फ्यूचर में होगा ही, और जब फ्यूचर में होगा तो विल के साथ आपका बी लगाना चाहिए, विल बी के साथ आपका बी फोर आना चाहिए। तो यहां पर ये पास्ट फॉर्म क्या कर रहा है? पास्ट फॉर्म विल का वुड क्या कर रहा है? यहां पर तो विल भी होना चाहिए,
यानी कि वुड की जगह पे हमारा क्या होना चाहिए जी, विल होना चाहिए, यानी कि विल बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर। ये आपका सही आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं कि वुड कहां है ऑप्शन में, वहीं पर एरर होगा। आई एम श्योर ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कमिंग शॉर्टली ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिलीवर द लेटर ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये पोस्टमैन वुड भी दिया है जो कि यहां पर होना चाहिए था विल बी होना चाहिए था, विल बी, यानी कि यहां पर विल बी ना लिखकर वुड भी लिखा है, यानी कि एरर कहां है जी, एरर ऑप्शन नंबर डी में ही एरर है, ऑप्शन नंबर डी में ही एरर है, इसलिए करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। समझ गया? आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का जी। अब यहां देखिए क्या कह रहा है, मारुति लाइक्स एडवेंचर, मारुति लाइक्स एडवेंचर, एडवेंचर स्टोरी। एक मिनट, यहां पर एडवेंचर स्टोरी क्या होता है, एडवेंचरस स्टोरी होता है। यहां पर नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, नाउन नाउन एक ही जगह लाकर कंपाउंड नाउन बना दिया, और कंपाउंड नाउन जब भी बनेगा तो वो एरर का काम करेगा, सुपरफ्लुअस बनेगा। ये नाउन है, तो इस नाउन की क्वालिटी बताने के लिए हमें कोई यहां पर एडजेक्टिव चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? एडवेंचरस चाहिए, यानी कि ADVENTUROUS होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए, ROUS होना चाहिए, यानी कि मारुति जो है लाइक्स करती है, यानी कि पसंद करती है। एडवेंचरस का मतलब होता है साहसी, साहसी यानी कि जख्म उठाने वाला, साहस उठाने वाला, खतरे उठाने वाला, यानी कि मारुति को पसंद है खतरे उठाने वाला साहसी स्टोरी पसंद है, स्पेशली यानी खास तौर से क्या, एंड एडवेंचर्स। यहां पर देखिए एंड एडवेंचर्स दिया है, अब यहां पर दिया है एंड एडवेंचर्स, यहां देखिए एडवेंचर्स दिया है, तो जब ये एडवेंचर्स का मतलब होता है ऐसी कहानी, ऐसी स्टोरी जिसमें जख्म हो, जिसमें खतरे हो। जब ये प्लूरल बना दिया है तो यहां पर आर्टिकल क्या कर रहा है, एन क्या कर रहा है, यहां पर तो एन होना नहीं चाहिए, यानी कि दो जगह हमारा एरर मिला। एक तो यहां पर एडवेंचरस होना चाहिए और यहां पर एडवेंचरस होना चाहिए, एन आना नहीं चाहिए। यहां पर हम किसको मानेंगे, क्योंकि दो एरर है, तो जब दो एरर हो तो हम किसको एरर मानेंगे भाई? यहां पर देखना है कि कभी कभी कंपाउंड नाउन भी हमारा सही काम कर जाता है, तो जब कंपाउंड नाउन हमारा सही काम करता है तो एडवेंचर भी हमारा सही होगा, एडवेंचर स्टोरी भी सही होगा। दिक्कत यह है कि ये आपका एरर है, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक एरर है यहां पर खतरनाक एरर है, क्योंकि यहां पर एन लगा दिया है, एन लगाकर यहां पर प्लूरल नाउन दे दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमें खतरनाक एरर देखना है, एक जो लॉजिकल एरर है, एक जो शॉर्ट एरर है, उसको ध्यान नहीं देगा। अगर यहां मामला ठीक रहता तो सीधा यहां पर एडवेंचरस होता, उसको कोई काट नहीं सकता था, लेकिन यहां पर आर्टिकल का एरर है, आर्टिकल का एरर है, तो एन एडवेंचर होना चाहिए, ना कि एडवेंचर्स होना चाहिए, इसलिए एस यहां पर रॉन्ग है। अब देखते हैं कि एडवेंचरस कहां है, स्टोरीज स्पेशली कोई दिक्कत नहीं है। एंड एडवेंचर देखिए यहां पर एडवेंचरस, यहां पर एडवेंचर के बाद स्टोरी अगर लिख देता तब यहां पर हम लिखते हैं एडवेंचरस, ROUS लिखते हैं, लेकिन यहां पर कोई स्टोरी लिखा ही नहीं यहां पर, इसलिए यहां तो एरर नहीं होगा। मारुति लाइक्स भी ठीक है, स्टोरीज भी ठीक है, स्पेशली भी ठीक है, तो यहां एंड एडवेंचर्स लिखा है जो कि गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होगा, क्योंकि ए एन लगाकर यहां पर नाउन को प्लूरल बना दिया है, जो कि टेक्निकली गलत है। तो एरर कहां है जी, ऑप्शन नंबर बी में ही आपका एरर है। तो अब आपने समझा कि कहां एरर है, तो ये देखिए कहां पूछा गया, SSCGL, एक्सक्यूज मी, SSCGL 7वें महीने की 24 तारीख को 2023 में पूछा, और भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके सीजीएल जैसे एग्जाम से पूछे जाते हैं, और नेक्स्ट नहीं है, इतना ही क्वेश्चंस हम लेकर आए थे, और ये क्वेश्चंस, ये टोटली क्वेश्चन सीजीएल से लेकर आए, और एक एक ऑप्शंस को हम लोगों ने एलिमिनेट किया, एक एक ऑप्शन को हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया, और सारे कॉन्सेप्ट को समझते गए, और ये इसी प्रकार से सेट वाइज आपको, प्रैक्टिस सेट वाइज आपको दिया जाएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, मैंने एक एक ऑप्शंस को एलिमिनेट किया और एक एक ऑप्शंस को पोस्टमार्टम करके मैंने आंसर्स को क्लियर किया, तो ये हमारा एफर्ट्स कैसा रहा, और ये क्या सेशंस आगे और बढ़ाया जाए, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी आर मीटिंग टुमारो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।